अच्छे ग्लोबल संकेतों के दम पर बाजार ने भरी ऊंची उड़ान। सेंसेक्स 507 पॉइंट उछला, निफ्टी भी 8,100 के पार। आपके लोन की ईएमआई का बोझ होगा कम। एचडीएफसी ने 0.25% सस्ता किया कर्ज। पीएलआर की 0.25% में की कटौती। घरेलू काले धन पर सरकार की टेढ़ी नजर। लिमिट से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन पर पैन जरूरी बनाने की तैयारी। The international environment is actually pretty challenging, perhaps even more challenging than we expected at the beginning of the year, and that will take some toll on India's growth going forward. सरकार घटा सकती 8% विकास दर का लक्ष्य। टैक्स वसूली में भी कमी के आसार। थोड़ा लोकल लेवल पर झगड़ा कराओ, जिसका असर 4, 5, 7 गांव तक की हो। अल्टीमेटली उसका 3,000, 4,000, 2,000 वोट का ही अंतर है। बिहार चुनावों के ऐलान के बाद अपने पहले इंटरव्यू में बीजेपी पर जमकर बरसे नीतीश कुमार। कहा, जाति और दंगों की राजनीति कर रही है बीजेपी। वो छोटा भाई है, हम बड़ा भाई है। हम किंग मेकर है। हम बोल दिया बनाएगा, अब बनाएगा। नीतीश के साथ संबंधों पर खुलकर बोले लालू। कहा, नीतीश को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। बीजेपी को बिहार से बाहर करने का जताया इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आगे बढ़ते हैं, डालते हैं नजर कुछ और बड़ी सुर्खियों पर। दादरी कांड पर आजम खान ने यूएन को चिट्ठी लिखकर की दखल की मांग। दादरी को बताया दूसरी बाबरी। भारत जर्मनी के बीच व्यापार और रक्षा समेत हुए 18 समझौते। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जर्मनी भारत को देगा 1 अरब यूरो की मदद। एनडीसी आवास की खबर पर लगी मोहर। ओला उबर के सस्ते किराए मुश्किल में। काली पीली टैक्सी वाले नियम लगाने की तैयारी। सरकार इस हफ्ते जारी कर सकती है एडवाइजरी। तो सबसे पहले बात बाजार की, जहां आज तूफानी तेजी दिखी। बाजार में आज बुल पूरे जोश में थे। चौतरफा खरीदारी के दम पर सेंसेक्स में 565 पॉइंट का उछाल आया। ये 2015 की दूसरी सबसे बड़ी तेजी थी। वहीं निफ्टी 21 अगस्त के बाद 8,100 के पार निकल गया। आज बैंकिंग शेयरों में आई जबरदस्त तेजी ने बाजार को बूस्टर डोज दिया। मिड कैप शेयरों में भी 2% से ज्यादा की तेजी आई। दरअसल मजबूत विदेशी संकेतों ने बाजार को बम बम कर दिया। एफआईआईज की बिकवाली पर भी ब्रेक लगा और घरेलू फंड्स ने भी खरीदारी की। इधर पावर सेक्टर को सरकार जल्द सहारा दे सकती है। इस खबर के बाद भी पावर और बैंक शेयरों में जोरदार तेजी दिखी। और अब बाजार में किन कारणों की वजह से आज इस तरह का उछाल दिखा, बता रहे हैं अब मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंह भी। चौतरफा खरीदारी दिखी बाजार में। पहले सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो यहां पर मजबूत शुरुआत हुई। निफ्टी ने 8,000 के लेवल के पार शुरुआत की और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिन भर आप देखिए पूरा एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन, हर लेवल से बाजार ऊपर ही जाते हुए नजर आया। 2% की शानदार मजबूती और सेंसेक्स 550 पॉइंट से ज्यादा तेज रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में मजबूती और बेहतर थी। यहां पर खरीदारी ज्यादा होती हुई नजर आई। 2% से ज्यादा की तेजी मिड कैप इंडेक्स में, और यही वजह थी कि बढ़ने वाले शेयरों की तादाद काफी बेहतर थी। आज कमजोर शेयरों के मुकाबले में काफी शानदार खरीदारी यहां पर होती हुई दिखी, 1175 शेयर। लेकिन बैंक निफ्टी आज का स्टार परफॉर्मर यही था और सबसे ज्यादा मजबूती बैंक निफ्टी से आई। लगभग आप देख सकते हैं 3% की तेजी यहां बनी और वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हफ्ते के पहले दिन यहां पर पहुंचते हुए दिखे 2 लाख करोड़ के पार। प्राइवेट बैंक्स लीडरशिप में सबसे आगे, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, ये दिग्गज जो थे आज तेजी में सबसे आगे थे। वहीं अगर पीएसयू बैंक्स की बात करें तो यहां पर भी मजबूती। पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे दिग्गज तेजी से चले। रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में ऑटो शेयरों
के लिए बेहतरीन दिन था। टाटा मोटर्स के JLR की बिक्री के आंकड़े शानदार थे। स्टॉक में 6% की तेजी बनी। हीरो मोटो और बजाज ऑटो जैसे टू व्हीलर्स भी काफी तेज रफ्तार में थे। वहीं ऑयल एंड गैस स्पेस के दिग्गज आज अच्छी तेजी में दिखे। ONGC, रिलायंस देखिए, केन और गेल, ये चारों निफ्टी के स्टॉक तेजी में बंद हुए। मेटल शेयरों में दमदार उछाल आया। ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी के चलते टाटा स्टील 6% उछला, लेकिन JSPL को देखिए 15% से ज्यादा की बड़ी उछाल यहां पर बनती हुई दिखी। वहीं कैपिटल गुड शेयर जो पिछले कई दिनों से पिटे हुए थे, L&T, BHEL जैसे दिग्गजों ने आज की रिकवरी को लीड करने का काम किया। पावर शेयरों की बात करें, NTPC, टाटा पावर, इन सारे शेयरों में पावर ग्रिड में अच्छी तेजी आज बनती हुई दिखी। वहीं पावर फाइनेंस कंपनी के शेयरों में इस खबर के बाद तेजी बनी कि डिस्कॉम्स के लोन को रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। PFC, REC, PTC इंडिया जैसे शेयरों में एक बड़ा उछाल आज नजर आया। कुछ छोटे सेक्टर्स, एजुकेशन, यहां पर देखिए एडुकॉम्प, एवनॉन, NIT जैसे शेयरों में बड़ा उछाल आज बना। इनके अलावा निफ्टी में जो मजबूत शेयर थे, बॉश, अदानी, TCS जैसे दिग्गजों में तेजी बनती हुई दिखी। कुछ बड़े सौदे होते दिखे। क्लेरिस लाइफ का यहां पर रिलायंस म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की थी। उत्तम गालवा, JBF इंडस्ट्री में भी आज बड़े सौदे होते दिखे। स्टॉक में 20% उत्तम गालवा ऊपर जाकर बंद हुआ, 7.5% हिस्सेदारी बदली। HDFC लिमिटेड ने अपने वारंट्स इशू किए, उसके बाद स्टॉक में 5% की तेजी बनी। मारुति के लिए नेगेटिव खबर, S-Cross पर वो डिस्काउंट दे रहे हैं। साथ ही गुजरात प्लांट के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया सुजुकी के साथ, उसके बाद स्टॉक में 4% की गिरावट। जेफरीज की तरफ से आज एक यहां पर नोट भी आया जहां पर उन्होंने डाउनग्रेड किया इस स्टॉक को। घरेलू काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार पैन कार्ड का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। जल्द एक तय सीमा से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन पर पैन जरूरी हो सकता है। वित्त मंत्री ने कल ही अपने फेसबुक पोस्ट में कहा था कि जल्द ही पैन जरूरी किया जाएगा। आज भी रेवेन्यू सेक्रेटरी ने यही बात दोहराई है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। ये समझाएं लक्ष्मण कि पैन जरूरी करने के पीछे आखिर सरकार का मकसद क्या है। देखिए, यहां पर कैश ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए दो प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव है जिसका खुलासा खुद वित्त मंत्री ने अपने फेसबुक पर किया है, वो ये है कि एक तय रकम से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो आपको पैन देना होगा, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर देना जरूरी किया जाएगा। वो रकम क्या होगी, इस पर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अलग अलग विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन सूत्रों की मानो तो जल्द ही अंतिम प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेजा जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। यानी आप उस तय रकम से ज्यादा के लेन देन करते हैं, चाहे खरीदारी में लेन देन करते हैं, किसी भी तरह के लेन देन करते हैं, तो आपको पैन देना जरूरी होगा। अब कैश ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए दूसरा प्रस्ताव है जिसका ऐलान वित्त मंत्री ने बजट में किया था और कहा था कि 1 लाख रुपए से ज्यादा की खरीद फरोख्त करने पर आपको पैन देना जरूरी होगा। वहां पे खरीद फरोख्त चाहे आप क्रेडिट कार्ड के जरिए करते हो, चाहे आप डेबिट कार्ड के जरिए करते हो या फिर कैश ट्रांजैक्शन करते हो, वहां भी आपको पैन देना जरूरी होगा। लेकिन बजट के इस ऐलान पर अभी तक अमल नहीं हुआ है, क्योंकि इसके लिए जरूरी नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी नहीं किया गया है। इसमें एक पेंच ये फंस रहा है कि इस ऐलान के तुरंत बाद ज्वेलर्स लोगों ने इस प्रस्ताव का काफी विरोध किया है। उनका कहना है कि अगर ज्वेलरी सेक्टर में भी इसको लागू किया जाएगा तो ज्वेलरी सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि 1 लाख तक की ज्वेलरी खरीदने वाले लोग आमतौर पर कई बार गांव से आते हैं, उनके पास पैन नहीं होता है। लिहाजा ज्वेलरी सेक्टर को इस 1 लाख रुपए तक के लेन देन में पैन जरूरी करने के प्रस्ताव से बाहर रखा जाए। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। तो माना जा रहा है कि जल्द ही इन दोनों प्रस्तावों पर, यानी 1 लाख से ज्यादा की खरीदारी पर पैन जरूरी किया जाना और एक तय रकम से ज्यादा के लेन देन पर पैन जरूरी किया जाना, दोनों प्रस्तावों को सरकार जल्द मंजूरी दे देगी। और इसका मकसद सिर्फ एक है, वो है कि काले धन पर कैसे रोक लगाई जाए, क्योंकि आमतौर पर काले धन की खपत करने के लिए लोग कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन अगर पैन जरूरी कर दिया जाएगा तो ऐसे लोगों की पहचान करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। जी शुक्रिया लक्ष्मण सारे डिटेल्स के लिए। और आरबीआई ने जब से कर्ज दरों में कटौती की है तब से कमर्शियल बैंक्स भी लगातार अपने ग्राहकों को राहत दे रहे हैं। अब HDFC बैंक ने ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% की कटौती कर दी है। कटौती का फायदा पुराने और नए ग्राहकों को मिलेगा। बैंक की नई दरें आधी रात से लागू हो जाएंगी। दरें घटने के बाद HDFC की कर्ज दर 9.65 हो जाएगी। वहीं महिलाओं के लिए दरें अब 9.6% रहेगी। बैंक ने डिपॉजिट दरें भी घटाई है। आने वाले दिनों में बैंक दरों में और कटौती कर सकता है। रहेंगे एज आवर कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम्स डाउन वी विल ऑलवेज पास द बेनिफिट बैक टू कस्टमर। तो 25 बेसिस पॉइंट्स और बेस रेट में जो हमारे रेट में जो रिडक्शन है अप्लाइज टू ऑल दोस कस्टमर्स। हमारी जो स्प्रेड्स है, इफ यू से व्हाई 1 क्वार्टर और 2 क्वार्टर यू टेक द लास्ट 10 years, आप जो वेबसाइट पे जाएंगे तो यू विल बी एबल टू सी व्हाट आवर स्प्रेड्स आर। यू सी स्प्रेड्स हैव ऑलवेज बीन ऑन अ नैरो बैंड।
इधर एसबीआई की होम लोन की दरों में नया पेंच सामने आया है। बैंक ने इस बार पुराने और नए ग्राहकों की दरों में भेदभाव किया है। बैंक जहां पुराने ग्राहकों को होम लोन पर 0.40% की छूट दे रहा है, वहीं नए ग्राहकों के लिए होम लोन की ब्याज दर में सिर्फ 0.20% की कटौती की गई है। इस वजह से पुराने ग्राहकों के होम लोन पर ब्याज दर जहां 9.75% से घटकर 9.35% हो गई है, वहीं नए ग्राहकों के लिए ब्याज दर 9.55% रहेगी। नए पुराने ग्राहकों में इस भेदभाव पर एसबीआई ने सफाई पेश की है। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में एसबीआई चेयरमैन अदिति भट्टाचार्य ने कहा कि बेस रेट में ज्यादा कटौती की वजह से स्प्रेड को अलग अलग किया गया है और पहले जो स्प्रेड 0.05% का था उसे बढ़ाकर अब 0.25% कर दिया गया है, जो सिर्फ नए ग्राहकों पर लागू हो रहा है। हम लोग जब 2013 में होम लोन देते थे, बेस रेट के ऊपर 30 बेसिस पॉइंट्स का हम लोग एक स्प्रेड रखते थे। फिर चलते चलते 2015 में, क्योंकि बेस रेट हम लोग गिरा नहीं पा रहे थे, 2015 में हम लोग ये जो स्प्रेड था हमारा बेस रेट के ऊपर, उसको हम लोग नील कर दिए थे। लेकिन अभी जैसा बेस रेट बहुत ज्यादा घटा है, एक साथ 40 बेसिस पॉइंट घटा है, इसीलिए हम लोग जो स्प्रेड है, स्प्रेड को फिर 20 बेसिस पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट रखा है। इसीलिए आपको लग रहा है कि हमारा पास थ्रू नहीं हुआ है, लेकिन अगर पहले की स्थिति से आप देखें तो 70 बेसिस पॉइंट बेस रेट घटा है, 75 बेसिस पॉइंट होम लोन रेट घटा है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद सरकार क्यों घटा सकती है 8% विकास दर का लक्ष्य, बताएंगे आगे। और बिहार चुनाव के लिए क्या है लालू नीतीश की स्ट्रैटेजी, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। अर्थव्यवस्था में मजबूती का दावा करने वाली सरकार ने आज पहली बार माना कि चाहे विकास दर का लक्ष्य हो या फिर टैक्स वसूली का, इन्हें पाना थोड़ा मुश्किल है। वित्त मंत्रालय के सचिवों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया ने ये भी माना कि विदेशों में रखे काले धन को वापस लाने में भारत सरकार की अपनी सीमाएं हैं। वित्त मंत्रालय के सचिवों में फेरबदल के बाद पहली बार सभी सचिव एक मंच पर दिखे। मकसद था ये संदेश देना कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। लेकिन इसी मंच से सरकार ने ये भी मान लिया कि बजट में 8% विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था उसे पाना मुश्किल होगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक विकास दर 7.5% से तो ज्यादा होगी, लेकिन इसका सही अंदाजा दूसरी तिमाही के आंकड़े आने के बाद ही लगेगा। I think we should also acknowledge very honestly that the international environment is actually pretty challenging, perhaps even more challenging than we expected at the beginning of the year, and that will take some toll on India's growth going forward. सिर्फ विकास दर ही नहीं, टैक्स वसूली के लक्ष्य को भी पाने में सरकार पीछे रहेगी। रेवेन्यू सेक्रेटरी के मुताबिक टैक्स वसूली लक्ष्य से 5% कम रह सकती है। हालांकि सरकार ये दावा जरूर कर रही है कि फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य हासिल हो जाएगा। काले धन के मुद्दे पर रेवेन्यू सेक्रेटरी स्कीम को फ्लॉप कहने को तैयार नहीं थे, लेकिन ये जरूर माना कि काला धन रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं होगा। काला धन की स्कीम खत्म होने के बाद सरकार की तरफ से बयान भी आया कि जिन लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये विदेशों में रखे काले धन के खिलाफ कार्रवाई करने में भारत सरकार की तरफ से कितनी सीमाएं हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके अधिकार क्षेत्र में आता नहीं है, ये चूंकि दूसरे देशों के साथ संधियां भी हुई हैं। और दूसरा सवाल, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, कब तक इसे लॉन्च होता देखेंगे। काला धन बाहर से लाने के विषय में इंडिया की कुछ मर्यादा होती है। इंडियन गवर्नमेंट को दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। अभी हमारे पास जो ट्रीटी है कुल मिला के 96 डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, प्लस 14 हमारे पास स्पेसिफिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की ट्रीटी है कुछ कंट्री के साथ। One is the gold bond scheme, the other one is the gold monetization scheme. We are working out the details. We have had our meetings with the Reserve Bank of India. Both the schemes will be launched during the month of November. वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि पूरे देश में आधार नंबर के जरिए सरकारी राशन के बंटवारे की योजना पर अमल हो रहा है। साथ ही बैंक दरें तय करने के लिए बनाई जाने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि ब्याज दरों की समीक्षा करते वक्त बुजुर्गों और लड़कियों के लिए शुरू की गई डिपॉजिट स्कीम को तरजीह दी जाएगी।
लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज दिल्ली में मुलाकात हुई। भारत और जर्मनी के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दोनों देशों में 18 नए समझौते हुए। इनमें उच्च शिक्षा, सिविल एविएशन, रेलवे, फूड सेफ्टी, क्लाइमेट चेंज, स्मार्ट सिटी, टेक्नोलॉजी विकास अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सॉफ्टवेयर सुपर पावर है और जर्मनी टेक्नोलॉजी में माहिर। दोनों के बीच करार से ग्लोबल ग्रोथ को दम मिलेगा। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। German cooperation and assistance in areas like smart cities, clean Ganga and waste management have taken a concrete shape. So as our cooperation in education, from engineering to humanities, I admire German leadership in clean energy and commitment to combating climate change. I place great value on Germany's assistance of over 1 billion euros for India's green energy corridor. और अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार के विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। महागठबंधन और एनडीए ने चुनावी ताल ठोक दी है। सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया चुनावी रंग का जायजा लेने के लिए बिहार में हैं। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बिहार के करीब सभी बड़े नेताओं से बात की और ये जाना कि आखिर वो लोकतंत्र के इस रण को जीतने के लिए किस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खास मुलाकात के दौरान न सिर्फ बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए बल्कि अपने चुनावी मुद्दे भी गिनाए। इस वक्त वोटर को आपका की मैसेज क्या है? आप क्या किस प्लैंक पे, किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, हम तो काम पर लड़ रहे हैं चुनाव। जो काम का ट्रैक रिकॉर्ड है, लोगों को मालूम है, जो चीज महसूस कर रहे हैं लोग, देख रहे हैं, तो मेरा तो थीम वही है, किया है, आपके सामने है, आगे क्या करना चाहते हैं यही बताते हैं, तो काम के आधार पर है। और हमारा ज्यादा अपनी तरफ से जो बात हम रखते हैं वो पॉजिटिव साइड में, जो काम है, किया है, आगे करेंगे। और स्वाभाविक है कुछ बातों का तो जवाब देना पड़ता है, तो चूंकि जहां जवाब देना है वहीं उतनी ही बात। वैसे तो हर बात का जवाब देना भी का वक्त नहीं होता है। हमने देखा ये है कि एक ट्रेंड है इनका कि थोड़ा लोकल लेवल पर झगड़ा कराओ, जिसका असर 4, 5, 7 गांव तक ही हो, अल्टीमेटली उसका 3000, 4000, 2000 वोट का ही अंतर पड़े। तो ये उनकी इस बार की टेक्निक दिख रही है। और देखिए, ये सिर्फ हमारी फीलिंग नहीं, इसके बारे में एक समाचार पत्र में बिल्कुल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी आई है, नेशनल डेली में, इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी थी। तो इस प्रकार का ट्रेंड है, कोशिश उनकी है। और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार और उनके बीच कोई गलतफहमी नहीं है, वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनवाएंगे। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर लालू यादव ने साफ किया कि वो फांसी चढ़ जाएंगे लेकिन आरक्षण को बचाएंगे। पहले एक बात और चली, हम लोगों ने भी बड़ी चर्चा की कि आपकी और नीतीश बाबू की निभेगी कैसे, वो कैसा चल रहा है संबंध? फर्स्ट क्लास के चल रहा। वो छोटा भाई है, हम बड़ा भाई है, हम किंग मेकर है। हम बोल दिया बनाएगा, अब बनाएगा। और अगर आपको ज्यादा सीटें आई तो आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए? देखो, हम लोग कमिटमेंट के पक्के लोग होते हैं, धून के मत वाले होते हैं। पब्लिक कमिटमेंट इज ए पब्लिक कमिटमेंट। जो हमारा फैसला है वही होगा, बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं होगा। ये पूरा प्लॉट है, षड्यंत्र है। और देखा कि लालू पकड़ लिया, ईंट में ईंट बजा देगा, हम पर मुकदमा किया और हम फांसी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन आरक्षण के लिए न जाने कितने हमारे
भाई और बंधुओं ने, नौजवानों ने गोलियां खाई है, तेजाब फेंके गए थे, याद करना। आप पुराने आदमी हो संजय भाई, ये सब खेल आप जानते हो। तो ये है इनके जहन में, इसलिए हम इनको तड़ी पार कराएंगे बिहार से। और लालू यादव के साथ ही पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज रात 11:30 बजे। और नेताओं के बयान कैसे दादरी में घोल रहे हैं जहर, आजम खान ने क्यों लिखा यूएन को खत, देखिए इस ब्रेक के बाद। और क्या नेताओं के बयान देश की फिजा में घोल रहे हैं जहर, चर्चा करेंगे हमारे खास पैनल के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। दादरी दर्द से करा रहा है, यहाँ की फिजा में जहर घोला जा रहा है। कोई खाने पहनने की रीति रिवाज पर सवाल उठा रहा है तो कोई सियासी शोले भड़का रहा है। अब बयान आया है यूपी के फायर ब्रांड एसपी लीडर आजम खान का। आजम खान ने एक खत लिखकर यूनाइटेड नेशन से अपील की है कि वो भारत में मुस्लिम्स के साथ हो रहे बर्ताव का संज्ञान लें। आजम खान ने दादरी कांड की तुलना बाबरी मस्जिद ध्वंस से की है। बाबरी के बाद दादरी का इंतखाब इसलिए नहीं हुआ है कि इसके नाम मिलते हैं, बल्कि इसलिए कि दिल्ली से करीब जिला है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार को वहां हर तरह की, चाहे वो फसाद कराने की हो, चाहे असरात इस्तेमाल करने की हो, वो सारी रसद पहुंचाने की आसानी मिल सकती है। जी, तो एक लौते आजम खान नहीं है जो इस पूरे दादरी हत्या के बाद रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव, साथ ही दीपक मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजम खान की बात हमने सुनी और उस पर दीपक मिश्रा जी के पास आएंगे, लेकिन जीवीएल नरसिम्हा राव जी, कुल मिलाकर मेरा एक मूल सवाल है आपसे। संगीत सोम, महेश शर्मा, तरुण विजय जी का ट्वीट, विचित्र तोमर, नवाब सिंह नगर, श्रीचंद शर्मा, साध्वी प्राची, संजीव बलियान, इन्होंने क्या क्या बोला है आपको पता है। हर जगह पर इसके बारे में लिखा पढ़ा भी गया है। कुल मिलाकर इनमें से कई बयान ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर गौ हत्या हुई है तो जो हुआ वो बिल्कुल सही है। कुछ लोगों ने ये कहने की कोशिश की है कि ये बस मासूम बच्चे हैं जिन्होंने गलती में कुछ कर दिया। कुछ ने कहा है कि ये एक्सीडेंट था, कुछ ने कहा है कि मोहम्मद अखलाक शौक से मर गए। इन पर आप क्या कहेंगे और आपकी पार्टी क्या कह रही है? तमन्ना जी, पार्टी का जो आधिकारिक बयान है सिर्फ आप उस पर गौर कीजिए। हमने इसको एक बहुत एक अनफॉर्चुनेट घटना के रूप में हमने कहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को आज एक सूचना दिया है, सबको एक एडवाइजरी दिया है कि इस प्रकार के घटने के कारण कहीं भी तनाव की परिस्थिति ना हो, सभी ऐसा घटनाओं के लिए संज्ञान में ले और कार्रवाई करे। केंद्र सरकार और पार्टी का रुख बिल्कुल साफ है। लेकिन और जो नेताओं की इस सूची में आपके 2 मंत्री हैं, ये अनाधिकारिक तौर पर बोल रहे थे या इन्हें बोलने का अधिकार नहीं है, या जो ये बोल रहे हैं उसका आप खंडन कर रहे हैं? नहीं, जो पार्टी का और सरकार का आधिकारिक बयान मैंने बताया, ये जो जिन नेता की आप नाम ले रहे हैं वो वहां की स्थानीय नेता है। 2 मंत्री भी हैं सर, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। महेश शर्मा जी यूनियन मिनिस्टर है। आप नहीं जानते हैं, वो इसी इलाके का वो लोकसभा सांसद है। आपको ये जानकारी नहीं है? नहीं, ये जानकारी है मुझे, लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि वहां के स्थानीय नेता है तो वो देश के बारे में सोचना खत्म कर देंगे, भूल जाएंगे? नहीं, ये तर्क आप मुझे समझाइए जरा जीवीएल नरसिम्हा राव जी, चूंकि वो स्थानीय नेता है तो एक केंद्रीय मंत्री की हैसियत से जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं होगी, ये मुझे आर्ग्यूमेंट समझ में नहीं आया। ये परवर्स सेक्युलरिज्म का इसका बीमारी कहीं बहुत दूर दूर तक मीडिया को भी लगा है, तो आपको इसके लिए जवाब आपको खुद देना है। क्या राहुल गांधी आपके नेता ने जो कहा है राहुल गांधी वहां जाते हैं आपको नहीं नजर आता है? राहुल गांधी जाते हैं, आपको आप आंख बंद कर लिया क्या?
नहीं, वहाँ जाने की मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हैं? नेता है क्या? जीवीएल नरसिम्हा राव जी, क्यों गए? आप यूजुअली तर्क वाला जवाब देते हैं, आज क्या हो गया है उसको? राहुल गांधी क्यों गए? ओवैसी क्यों गए हैं? आजम खान वहाँ इस इलाके के नहीं है। आजम खान के पास तो मैं आ रही हूँ, दीपक मिश्रा के पास मैं जा रही हूँ, लेकिन आप अपना सवाल का जवाब तो दीजिए। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ जवाब सोचने का। दीपक मिश्रा जी, आजम खान कहाँ पर क्या शिकायत करने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो आजम खान साहब जो शिकायत करने जा रहे हैं वो मुख्य रूप से ये है कि हिंदुस्तान के जो सेकुलर और सोशलिस्ट मिजाज है, तो हमारा ताना बाना है। सबसे पहले शिकायत क्या अखिलेश यादव नाम के मुख्यमंत्री की नहीं होनी चाहिए? जो उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसे को नहीं रोक सकते हम जीवीएल नरसिम्हा राव साहब से सवाल पूछ रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि अगर कोई केंद्रीय मंत्री है तो उनकी क्या जिम्मेदारी बन जाती है और वो बयान आधिकारिक कैसे नहीं हो सकता है? वैसे मैं आपसे पूछ रही हूं कि अखिलेश यादव की क्या यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारी है, और अगर ये लोग वहां के स्थानीय नेता ऐसे बयान कर रहे हैं तो उन पर आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अखिलेश जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार करवाया, जिसके यहाँ लाश गिरी। लाश का रंग, लहू का रंग न भगवा होता है, न लाल और हरा होता है, वो सिर्फ न हरा होता है, वो सिर्फ लाल होता है। उसको सुरक्षा दिया, संरक्षण दिया, उसको मुआवजा दी। तो अखिलेश यादव जी ने दीपक मिश्रा जी, मुजफ्फरनगर, अब दादरी, आप हर बार बाद में कहेंगे हम मुआवजा देंगे, हम सुरक्षा रखेंगे, लेकिन आप इतने दिन तक कर क्या रहे हैं? और अगर आपको वाकई एक्शन लेना है तो ये सारे नेताओं जिनके मैंने नाम गिनाए और जिन्हें जीवीएल नरसिम्हा राव कह रहे हैं कि उनके आधिकारिक बयान नहीं है पार्टी के, वो वहां के स्थानीय नेता है, आपके जुरिस्डिक्शन में आते हैं, आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? देखिए तमन्ना जी, मैं लोहिया जी की बात को दोहराऊं, केंद्र सरकार कलेक्टर होती है और राज्य सरकार पटवारी होती है। कार्रवाई हम करना चाहते हैं, लेकिन हाथ बांध रखा है इन लोगों ने। आपके हाथ बांध रखे हैं, आप लोग कार्रवाई नहीं कर सकते। कानून संविधान के तहत, ये उत्तर प्रदेश संविधान के तहत लॉ एंड ऑर्डर आपका स्टेट सब्जेक्ट है। लगाने वाले लोग हैं रामकृपाल सिंह जी। देखिए, हमने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। आज उन्होंने बनारस में क्या किया? मंदिर में जाकर इनका एक केंद्र। आपने क्या किया था पहले? एक मिनट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो दीपक मिश्रा कह रहे हैं। दीपक मिश्रा जी, क्या आप इस चैनल पर मान रहे हैं कि आपकी सरकार के हाथ बंधे हुए हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर सकते आपके स्टेट में? क्या ये आप मान रहे हैं ऑन एयर? अभी देखिए तमन्ना जी, आप देखिए 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने क्या हासिल किया अफवाहों को फैलाकर? इन्होंने क्या किया? इनके एक मंत्री महेश शर्मा नहीं हो रहा है, राज्य को चलाना नहीं हो रहा है, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं? देखिए, ये उत्तर प्रदेश में आग लगाने की पूरी कुत्सित षड्यंत्र कर चुके हैं, पूरी कार्य योजना बना चुके हैं। वो तो बेहतर हो कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार है जो इनके मंसूबों में सफल नहीं होने दे रही है। नहीं, यहाँ तो अगर आप कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है तो सफल नजर आ रहा है। फिर रामकृपाल सिंह जी, यहाँ पर हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल देखे, 2 पार्टियों के 2 नेता यहाँ पर, और समय होता और हम अगर ज्यादा पार्टियों को जोड़ते, यहाँ में दूसरी पार्टियों को जोड़ते तो शायद और ऐसी आवाजें आती। कुल मिलाकर जो मूल सवाल हम उठा रहे हैं कि नेता इस हादसे के बाद क्या रुख अपना रहे हैं और इसका क्या असर पड़ने जा रहा है? तमन्ना जी, अभी जो बातें मैं सुन रहा था, देखिए नेताओं के दिल से रहम और सामाजिक सरोकार खत्म हो चुके हैं। जब ओट का नशा आता है, ओट के आगे कुछ नहीं दिखता है। और आज वही मैं सारी पार्टियों से वही सुन रहा हूं। मैं पहली बार ये सुन रहा हूं कि जिस सरकार को, जो सरकार जान माल की सुरक्षा के नाम पर सत्ता में आती है, उसका एक मंत्री चिट्ठी लिख रहा है। और हम ये हैं, चलिए आजम खां की चिट्ठी लिखना उनका अधिकार है, उन्होंने लिखा है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम ये सवाल नहीं करते कि ऐसे हादसे होते क्यों हैं जिन पर हम पूरी दुनिया में शर्मसार हो जाएं। और हम उसको इस बात पर बहस भी करते हैं, उन्होंने चिट्ठी क्यों लिखी? अरे इसके बजाय हादसे क्यों होते हैं इस तरह के? और मुझे अजीब सा लगा कि इस मुल्क में अब हत्या और बलात्कार सही था या गलत था, ये बहस इस पर होगी? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब राजनीति का ये स्तर हो गया है कि क्या इस पे बहस होनी चाहिए?
हत्या चाहे किसी भी रूप में हो, किसी की भी हो, उसकी एक सुर से भर्त्सना की जानी चाहिए और उसके बाद और उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं लगाया जाना चाहिए। मेरा मानना यह है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जिस तरह से दीपक जी कह रहे थे लहू का रंग लाल होता है, लहू का रंग लाल आपको तभी पता चलता है जब लहू का रंग सड़क पर बह जाता है, जब लाशें गिर जाती हैं तभी आपको दीपक मिश्रा जी रंग का पता चलता है। कीजिए दीपक मिश्रा जी, बिल्कुल रामकृपाल सिंह जी सही कह रहे हैं। था आप इंतजार करते हैं कि ये लहू का रंग नहीं, और उसके बाद और भी यहाँ पर हैरानी वाली बात, दीपक मिश्रा जी कह रहे हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी जो सरकार जिसकी है राज्य में उत्तर प्रदेश में, हम कुछ करना चाहते तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ये तो मुझे समझ में नहीं आया। यानी आप जिम्मेदारी, पहली बार मुझे ये पता चल रहा है। बताइए दीपक मिश्रा जी। ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट होता है भाई। नहीं, ये कह रहे हैं इससे कुछ होगा नहीं, कोई उत्तर प्रदेश की सीमा में घुस नहीं सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता है कोई भी आदमी उत्तर प्रदेश की सीमा में। ओके दीपक मिश्रा जी, ये तर्क क्यों है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसी मजबूरी क्यों है? हम ऐसी मजबूरी सिर्फ वोट के लिए है, वोट के लिए है। जी दीपक मिश्रा जी, अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधी न हिंदू होता है न मुसलमान होता है। फिर वही 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया, एक विधायक, एक मंत्री, जिम्मेदार लोग शपथ लेते हैं संविधान का। ये लोग जाके कहते हैं कि हमारे लोगों को छुआ गया तो उत्तर प्रदेश में आग लगा दी जाएगी। आज यही हरकत कर दी बनारस में। नहीं तो मुझे बताइए दीपक मिश्रा जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। जो लोग ऐसे भड़काऊ बयान कर रहे हैं, नहीं नाराज हो जाएगा। नहीं, एक जो लोग ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं वो चाहे जो भी हो, वो इस देश के कानून के तहत आते हैं। चैनल के माध्यम से आपके नहीं, एक मेरा सवाल सुन लीजिए ना, स्पष्ट कर दो। मेरा सवाल सुन लीजिए दीपक मिश्रा जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ जी, मैं सिर्फ आपसे इतना सवाल पूछ रही हूँ कि जो लोग भड़काऊ बयान कर रहे हैं वो चाहे जो हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, नेता ना हो, क्या उन पर एक्शन लेना आप लोगों का काम है या नहीं, और लेंगे या नहीं? देखिए तमन्ना जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये वक्तव्य दे रहा हूँ कि जो भी अपराधी होंगे वो चाहे समाजवादी पार्टी के हो या चाहे जिस जात के हो या चाहे जिस दल के हो, बख्शे नहीं जाएंगे। ओके जीवीएल नरसिम्हा राव, अंत में देखिए ये कह रहे हैं कि इनसे होगा नहीं। देखिए दीपक मिश्रा कह रहे हैं कि षड्यंत्र है और वो एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। आप लोग बताइए कोई नैतिक जिम्मेदारी लेंगे या नहीं? और लिया भी है, 8 गिरफ्तार हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आप कह रहे हैं कि सिर्फ मेरे आधिकारिक बयान को सुनिए, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है, और सर ये भी आप जानते हैं, फिर आप चाहे हमें जो भी कहें, कि लोग अलग अलग आवाजें सुन रहे हैं और कंफ्यूजन हो रहा है। इस कंफ्यूजन को कम से कम, और वो बहुत लीवे देकर मैं कंफ्यूजन शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं। तमन्ना जी, आपको लगता है कि एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि फिलहाल मिक्स्ड सिग्नल्स जा रहे हैं? तमन्ना जी, पार्टी का और सरकार का एक ही रुख है। ये सरकार और पार्टी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, हम 120 मिलियन सदस्य की पार्टी है, हम कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। 120 सदस्य, 120 मिलियन सदस्यों की पार्टी है, तो इसलिए हर एक क्या बयान दे रहे हैं उस पर पार्टी सफाई नहीं दे सकती है। और जहां तक सपा का सवाल है, यदि अपने आप को कोई पटवारी समझकर काम कर रहे हैं तो बेहतर होगा इस्तीफा दे। सरकार चलाना उनकी बस की बात नहीं है, ये हमने उनको कहा भी है, लेकिन अंत में जीवीएल नरसिम्हा राव जी, अंत में अगर आपके इतने सारे सदस्य और हर एक की आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते, कम से कम आपके मुख्य सदस्य, बड़े नेता और यूनियन मिनिस्टर्स की तो जिम्मेदारी आपको लेनी ही होगी। शायद इससे हाथ धोना मुश्किल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कोई बहुत शुक्रिया, ऐसा आपके कोई समय गलत के लिए। बयान नहीं किया है। ओके, उनका बयान बिल्कुल स्पष्ट रूप से, बिल्कुल उनके बयान से कोई भी मैं इत्तेफाक, उनके बयान से मैं कोई विभेद नहीं करता हूं। वो एक स्थानीय नेता भी है, वहां के लोकल सदस्य भी है। उनका जो वक्तव्य में ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमें अलग करना पड़ेगा। ओके, लेकिन पहले आपने कहा कि हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, अब आप उसके साथ खड़े हैं। खैर, मैं उम्मीद करती हूँ कि एक क्लियर यहाँ पर लाइन निकले आपकी पार्टी की तरफ से। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, दीपक मिश्रा और रामकृपाल सिंह, शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद कॉल ड्रॉप पर टेलीकॉम मंत्री का सख्त रवैया, सीएनबीसी आवाज संवादक से खास बातचीत, देखिए आगे। और आज बिजली बोर्ड्स को मिलेगी राहत, ये खबर आपको देंगे इस ब्रेक के बाद।
बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार बीजेपी पर तरह तरह के इल्जाम लगा रही है। कहना है टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद का। सीएनबीसी आवाज के संपादक संजय पुगलिया से खास बात में उन्होंने कहा कि कॉल ड्रॉप हो या फिर स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग, सरकार की नीतियां एकदम साफ है। नीतीश कुमार के पास कोई पॉइंट नहीं था, मैं उन पर हमला कर रहा था, इसलिए उन्होंने इस विषय को बनाया। तो सीधी सी बात है, जवाब उनको देना है ना, उनकी सरकार है ना। कॉल ड्रॉप के विषय पर मैंने कभी नहीं कहा कि यह समस्या नहीं है, लेकिन आज चूंकि आपने पूछा है तो मैंने क्या क्या किया है बता ही देता हूं आपको, ये बहुत जरूरी है। मैंने पहले कहा था और वो आज नीतीश कुमार के संदर्भ में बताना जरूरी है कि BSNL 10,800 करोड़ के प्रॉफिट में था जब 2004 में वाजपेयी जी की सरकार गई थी। जब हम लौटे 10 साल बाद तो BSNL 8,000 करोड़ के लॉस में था। MTNL 900 करोड़ के प्रॉफिट में था 2004 में, जब हम लौटे तो 2,600 करोड़ के लॉस में था। आज नीतीश कुमार उन्हीं ताकतों के साथ खड़े हो गए हैं जिन्होंने BSNL MTNL का ही हाल किया। और भारी कर्ज के बोझ में दबे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को राहत देने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही बड़ा ऐलान कर सकती है। हमें मिली जानकारी के मुताबिक सरकार राज्य बोर्ड्स के लिए नई फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग प्लान का ऐलान कर सकती है। इसमें राज्य सरकारों को ज्यादा कर्ज उठाने की इजाजत तो मिलेगी, लेकिन उन्हें बिजली दरें बढ़ाने को भी कहा जा सकता है। कमजोर वित्तीय हालत से जूझ रहे राज्य बिजली बोर्ड्स की मदद के लिए राज्य सरकारों को ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नए फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत राज्यों को बिजली बोर्ड के पूरे कर्ज का बोझ उठाने के लिए कहा जाएगा। राज्य सरकारों को इसके लिए आर्थिक मदद के तौर पर केंद्र सरकार उनकी उधार लेने की सीमा को बढ़ा सकती है। राज्य बिजली बोर्ड्स पर करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है और इसका ज्यादातर हिस्सा राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बिजली बोर्ड का है। ऐसे में इन्हीं 8 राज्यों पर केंद्र सरकार की नजर भी है। इस पूरे मसले पर केंद्र सरकार की बातचीत राज्य सरकारों से हो रही है और जल्द ही फैसले का ऐलान किया जाएगा। Now we are working on some measures how to get around this problem by also putting certain conditionalities on the states that they have to do some very drastic reforms at that level, because very simply if you don't pay for power then things don't work. और खत्म हुई ट्रक यूनियन की 5 दिनों से चल रही हड़ताल, क्या बन गई सरकार से सहमति, जानेंगे ब्रेक के बाद। और फ्लिपकार्ट पर चोरी के फोन ऑनलाइन बेचने के लगे गंभीर आरोप, पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। ट्रकों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार के साथ बातचीत के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक हमने ट्रक ऑपरेटर्स की मांगों पर विचार करने का फैसला किया है। सरकार ने ऑपरेटर्स की मांग पर एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। ट्रक ऑपरेटर पिछले 5 दिन से हड़ताल पर था। ट्रक ऑपरेटर टोल वसूली के मौजूदा सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें बार बार टोल प्लाजा पर न जाना पड़े। ऑनलाइन कंपनी फ्लिपकार्ट की दिक्कतें बढ़ सकती है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो भारत में इंपोर्ट हो रहे मोबाइल फोन को चोरी करवा के फ्लिपकार्ट के एजेंट्स को बेच देते थे। दिल्ली पुलिस ने अब इस मामले में फ्लिपकार्ट को जांच में सहयोग देने का नोटिस थमा दिया है। साथ ही ये भी पूछा गया है कि ऐसे मोबाइल फोन की ऑनलाइन बिक्री कैसे की गई। आपको बता दें कि हांगकांग से 1500 मोबाइल फोन भारत इंपोर्ट किए गए थे, जिसमें से 600 फोन इस गैंग ने चोरी कर ली और अब तक 209 फोन को रिकवर कर लिया गया है, जिनकी कीमत 40 लाख के ऊपर बताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में फ्लिपकार्ट की सफाई भी आ गई है। कंपनी का कहना है कि सभी नियमों का पालन कंपनी करती है और विक्रेताओं को भी सभी नियमों का पालन करना जरूरी है। जो विक्रेता नियमों का उल्लंघन करेंगे, कंपनी उनके खिलाफ सख्ती से पेश आएगी। और मुंबई के रेल टिकट खरीदने के लिए नहीं लगानी होगी लाइन, मोबाइल ऐप से मिलेगा टिकट। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद।
अब आपको प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के लिए लंबी लाइन से छुटकारा मिल जाएगा। आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 9 अक्टूबर को रेल मंत्री सुरेश प्रभु पेपरलेस प्लेटफॉर्म टिकट का उद्घाटन करेंगे और इसकी शुरुआत नई दिल्ली हजरत निजामुद्दीन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, दादर, कल्याण, ठाणे और लोकमान्य तिलक टर्मिनल से होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के जरिए पेपरलेस टिकट की सुविधा मुहैया कराएगी और इससे सरकार की कमाई भी बढ़ने की उम्मीद है। और अब मुंबई में भी लोकल ट्रेन में सफर करने के लिए लाइन में लगकर टिकट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे ने UTS नाम का एक ऐप अब बाहर निकाला है जहां टिकट बुक करा सकते हैं। टिकट की मारामारी से छुटकारा दिलाने और रेलवे का कामकाज पेपरलेस बनाने की मुहिम मुंबई के वेस्टर्न रेलवे से शुरू हो गई है। इसके लिए बस आपको अपने मोबाइल से ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप के जरिए मुंबई के लोग रोजाना टिकट खरीद सकते हैं। इस ऐप का नाम UTS है और इसे आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उपनगरीय यात्रा के लिए टिकट बुक करा सकता है मोबाइल पर। उसे मोबाइल के प्रिंटआउट की जरूरत नहीं है और वो अपना टिकट जो है वो मोबाइल पर ही, स्क्रीन पर ही टिकट जांचकर्ता को स्टेशन पर दिखा सकता है और अपनी यात्रा को कर सकता है। इससे पहले भी मुंबई में ये सुविधा शुरू की गई थी, लेकिन तब तक टिकट का प्रिंट आउट लेना जरूरी था। लेकिन अब प्रिंट आउट नहीं लेना पड़ेगा और आपका टिकट अब मोबाइल पर ही एक इमेज के जरिए मिल सकेगा। UTS ऐप को डाउनलोड करने के बाद टिकट खरीदने के लिए R वॉलेट जरूर लोड करना होगा। R वॉलेट में पैसे रेलवे स्टेशन पर मौजूद UTS काउंटर से भी भर सकते हैं, या अगर ऑनलाइन रिचार्ज कराना चाहते हैं तो आपको www.utsonmobile.indiarail.gov.in जाना होगा। R वॉलेट में कम से कम 100 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपए तक रिचार्ज कर सकते हैं। हालांकि इस ऐप से बुक की गई टिकट पर मामूली चार्ज भी देना होगा। रौनक कुकड़े, मुंबई। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।